18 फरवरी 2025 को बिहार बोर्ड क्लास 10th का गणित का पेपर है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ में परीक्षा में आने वाले सवाल पहले से हों तो ये वीडियो आपके लिए है। हमने पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को ध्यान में रखते हुए एक सटीक मॉडल पेपर तैयार किया है और इस वीडियो में हम इसे हल करेंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि किन सवालों पर ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान चुके हैं कि ये मॉडल पेपर है 2025 बोर्ड एग्ज़ाम का। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हैं। दोस्तों, एक पेपर कोड भी दिया गया है यहाँ पर, देखिए 110, और समय जो है ये आपका समय 3 घंटे 15 मिनट का रखा गया है। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर पूर्णांक देख लेते हैं। तो पूर्णांक हमारा जो है ये 100 मार्क्स का है। ठीक, 100 मार्क्स का है। यहाँ कुछ निर्देश दिए रहते हैं तो हमको इन निर्देशों को पढ़ लेना होता है। तो यहाँ से हम इन निर्देशों को क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। जैसे कि परीक्षार्थी उम्मीदवार पत्र के क्रमांक 10 अंकों में अवश्य लिखें। तो इस प्रकार कुछ निर्देश होते हैं, हम इनको पढ़ लेंगे। चलिए हम पढ़ लेते हैं। तो अब यहाँ से हम सीधे अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ से हमारा शुरू होता है। तो देखिए हमारा यहाँ से शुरू होता है सेक्शन ए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब बहुविकल्पीय एमसीक्यू प्रश्न यहाँ से हमारा शुरू होता है। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। √7 + √7, बी है √25 + √3, सी है 1/√4, डी है √9 × √3। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब जो P/Q के रूप में हो। तो देखिए जो है ये P/Q के रूप में जो है वो है सी जो है 1/√4, ये क्या है P/Q के रूप में है। तो ये परिमेय संख्या होगी। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है यदि यम एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। यदि एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। देखिए मान लेते हैं यदि हमारा यम क्या है, एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक कह रहा है। सम पूर्णांक कहता तो कोई बात नहीं, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो पूर्णांक हो जाता है। देखिए पूर्णांक क्या होता है, 1 से लेकर 100 तक की गिनती, 1 से लेकर गिनतियाँ होती हैं पूर्णांक। ठीक है, तो अब उसमें सम कहेगा, 2 से मल्टीप्लाई विषम कह रहा है तो वो एक जोड़ना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इसका देखिए यहाँ से इसको हल कर कर इसका आंसर हम देख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है यदि 540 बराबर 2x + 3y × 5z हो तो x + y - z बराबर क्या होगा। इसको आपको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार इस प्रश्न को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर हम कर सकते हैं। उसी प्रकार छठा प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय संख्या मतलब जो P/Q के रूप में ना हो। तो देखिए यहाँ से इसका राइट आंसर जो निकल के आएगा वो बी या सी में से कोई एक इसका राइट आंसर हो सकता है। ठीक, तो आप यहाँ से चेकआउट कर लेंगे। चलिए हम देख रहे हैं यहाँ से प्रश्न का मॉडल पेपर देख रहे हैं किस प्रकार का प्रश्न आता है बस। ठीक, यहाँ पर देखिए यदि यम और एन 2 अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम समापवर्तक होगा। देखिए अभाज्य संख्या यम और एन 2 अभाज्य संख्या है तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए उनका महत्तम समापवर्तक 1 होगा। ठीक, जब कोई कुछ न से मिले तो वहाँ पर हमेशा HCF जो होता है वो 1 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 182, तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल इतना है 2366। ठीक, और कह रहा महत्तम समापवर्तक क्या है 182, तो इसको 182 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा इसका आंसर। जो इसका आंसर आ जाएगा वही, जो इसको हल करने पर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक, अशांत है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो एक एक को हल करने पर हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन सा अशांत होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि यदि P = A
बी क्यूब तथा क्यू बराबर ए की पावर 4 इंटू बी, जहाँ पी व क्यू धनात्मक पूर्णांक है तथा ए भी आभाज्य संख्या है, तो पी क्यू का लघुत्तम समापवर्तक होगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा कि धनात्मक पूर्णांक और आभाज्य संख्याएं जब इनका मान रखेंगे तो हमें यहाँ से लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं संख्या बनने के बाद। उसके बाद 11वां प्रश्न है कि 11वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह संख्या है। सह संख्याएं क्या होती हैं, उनका ग्रुप क्या है यहाँ पर देखिए। तो इन सह संख्याएं देखिए आभाज्य संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के सिवा किसी से न कटें, वे आभाज्य संख्याएं होती हैं। भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो एक और स्वयं के सिवा किसी और से कट जाती हैं, वे क्या होती हैं, भाज्य संख्या होती हैं। ठीक, तो इसको इसी प्रकार जो सहभाज्य संख्या है, इस सहभाज्य संख्या को यहाँ पर आपको लिखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि 0.3125 को पी अपन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ तो इसका किस रूप में लिखा जा सकता है, तो यहाँ से देखिए पॉइंट को जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ से पॉइंट को हटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 3125 अपान यहाँ पर देखिए 4 जीरो लगा देंगे, क्या 4 जीरो। अब इसको जो हम हल करेंगे तो इसको हल करने पर जो आंसर आएगा वही हमारा इसका मान आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर का हमारा प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। क्या कौन सा बहुपद है ये, इसमें बहुपद कौन सा है। देखिए बहुपद यहाँ पर जो हमारा है एक क्या है, ए ऑप्शन जो है ये हमारा बहुपद है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बहुपद x+3 की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3-8 का घात क्या होगा। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है बहुपद 2x² - 6 के शून्यांक है। 2x² - x के शून्यांक क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर है 2x² - 6 बराबर 0 होगा। तो देखिए 2x² बराबर 6, तो यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे x² बराबर क्या आ जाएगा, x² बराबर 3 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, एक आएगा प्लस का 3, एक आएगा माइनस का 3। देखिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से ए ऑप्शन इसका हम करेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है बहुपद px बराबर 2x² - 8x - 12, तो p2 का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर x की जगह हम 2 मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 2 है तो यहाँ से 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ 8 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 12 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, माइनस ये 18 28 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 20 बचेगा। तो माइनस का 20 कौन से ऑप्शन में है, ये बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न 97 में, यदि बहुपद 3y की पावर 2 प्लस 7y माइनस के शून्यांक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्या मान होगा। देखिए इनके शून्यांक निकालेंगे, एक दूसरे को व्युत्क्रम कर देंगे तो वहाँ से क्या के का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से ये प्रश्न हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न की क्या कह रहा है, शून्यांक -2, -5 वाले बहुपदों की संख्या होगी। ठीक, बहुपदों की संख्या होगी तो इसका हम यहाँ से बहुपद वाले समीकरण से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं कितने बहुपद होंगे। ठीक, वहाँ से अगला प्रश्न है कि यदि बहुपद px बराबर 5x² + 7x - 12 तो शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो 5 ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ठीक, तो यहाँ से इसको हम अल्फा और बीटा का मान ज्ञात करके शून्यांक ज्ञात करके यहाँ से 5 अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि देखिए शून्यांक क्या होता है, शून्यांकों का योगफल होता है -b/a और गुणनफल क्या होता है c/a। ठीक, तो ये होता है, यहाँ से क्या होता है -b का मान क्या है, यहाँ पर देखिए जो मान होगा यहाँ से निकाल कर इसी प्रकार हम हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 20, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघाती बहुपद शून्यांक है तो अल्फा बीटा गामा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से भी इसको हम ज्ञात कर सकते हैं उसी प्रकार। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है 21 नंबर का
यदि रेखाएं 5x प्लस पी वाई बराबर 6 हैं और 15x प्लस 9y बराबर 12 समांतर हैं तो p का मान क्या होगा। ठीक, देखिए इन दो समीकरण हैं यहाँ पर, क्या है, देखिए यहाँ पर दो समीकरण जो हैं ये समीकरण एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये, इन दोनों को समीकरण को जब हम हल करेंगे तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, p का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक, उसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि यदि दो चरों में रैखिक समीकरणों में आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो हलों की संख्या क्या होगी। ठीक, दो चरों में रैखिक समीकरणों को आलोके प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इनमें से कोई हल नहीं होगा, या अनंत हल होंगे या सिर्फ एक हल होगा। ठीक, तो जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उसका कितना हल निकलता है, एक अद्वितीय हल होता है। ठीक, एक अद्वितीय हल जो भी हो, इसका आंसर यहाँ से हम देख सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि यदि 5x माइनस 8y बराबर 0 बराबर 0 तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से समीकरण दोनों समीकरण को क्या कर लेंगे, इस समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा एक्स का मान ज्ञात हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 24 नंबर का, यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 तो ए बराबर नहीं है 0 के तो मूल समान हो तो सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ए बराबर नहीं है 0 के तो जी का मूल समान हो तो सी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम इसको फार्मूले की मदद से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर का हमारा प्रश्न है, क्या कह रहा है, देखिए 25 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है, देखिए इसको सॉल्व करने पर जो समीकरण हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में नहीं आएगा, जो समीकरण वही हमारा समीकरण जो होगा वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, बाकी सभी द्विघात समीकरण होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 का मूल 3 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। ठीक, इसका दूसरा मूल क्या होगा उसको ज्ञात करना है। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूल 3 हो। कहने का मतलब देखिए यहाँ पर एक्स की जगह क्या रख दें, हम 3 रख देंगे तो इसका दूसरा मूल क्या आ जाएगा, ये 0 आता है या नहीं, 0 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से इसी प्रकार हम अगला मूल ज्ञात कर सकते हैं जी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है 27 नंबर का कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल पी तथा क्यू हो तो पी प्लस क्यू बराबर क्या आएगा, इसको हमें ज्ञात करना है। क्या है समीकरण हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल पी तथा क्यू है तो पी प्लस क्यू का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मूल है तो एक्स की जगह पी तथा क्यू रख देंगे, एक बार हम क्या रखेंगे, एक्स की जगह पी रखेंगे और एक जगह एक समीकरण में क्यू रखेंगे, तो हमें 2 समीकरण प्राप्त होंगे, टोटल 2 समीकरण, और उन समीकरण से हमें ए पी प्लस क्यू का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10 बराबर 0 का विविधकर है। देखिए विविधकर क्या होता है, विविधकर होता है बी स्क्वायर, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, ये विविधकर का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से देखिए इसको मान रखकर हम ये क्या कर लेंगे, इसी फार्मूले पर रखकर हम विविधकर ज्ञात कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण, क्या है द्विघात समीकरण x ब्रैकेट में 2x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। देखिए मूलों का गुणनफल क्या होता है, c अपान ये होता है। देखिए यहाँ से c क्या है, हमारा c क्या है, इसको हम देखिए समीकरण बना लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा यहाँ से 5x। ठीक, ये 5x हो जाएगा, c तो क्या है हमारा, c यहाँ पर हमारा क्या है 0 है। ठीक, 0 है तो 0 अपान ए क्या आ जाएगा, ए हमारा क्या होगा 2, तो यहाँ से जब 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा 0। तो इस प्रकार जो हमारा यहाँ से आंसर आएगा ये 0 हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि इसका आंसर 0 आएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। ठीक, समांतर श्रेणी में क्या होता है, समांतर श्रेणी में होता है जो a2 माइनस a1 ये किसके बराबर होता है, a3 माइनस a2 के। ठीक, जब ये बराबर हो जाएगा, जिस समीकरण में हम देख लेंगे कि जो इनका सर्वांतर ये बराबर है तो वह हमारा समांतर श्रेणी कहलाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी क्या है। देखिए समांतर श्रेणी
12, 10, 8 का कौन सा पद शून्य होगा। ठीक, कह रहा कि ए एन क्या होगा, कौन सा पद ए एन शून्य होगा। तो देखिए ए एन क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, इसी पे आपको फार्मूले पे रखना है जहाँ पर आपको ए एन की वैल्यू दिया हुए है। ठीक, ए की वैल्यू दिया है और एन की वैल्यू आपको ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी -5, -1, -3, 7 का सर्वांतर क्या होगा। देखिए यहाँ पर सर्वांतर देखिए क्या निकलेगा, -1 में से -5 घटाएंगे। ठीक, क्या आ जाएगा -1 + 5, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा। सर्वांतर क्या आएगा, प्लस का 4, तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, यदि समांतर श्रेणी कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए तथा सर्वांतर डी हो तो प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। प्रथम n पदों का योगफल देखिए क्या होता है, ये होता है n/2। ठीक, ये होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है प्रथम n पदों का योगफल। ठीक, यदि सर्वांतर डी हो तथा पहला पद ए हो तो ये फार्मूला देखिए कहाँ पर किस समीकरण में है, देखिए कौन सा है ये n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए ये वाला सी वाला बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए यदि समांतर श्रेणी का n पद n क्या समांतर श्रेणी का n वहाँ पद Tn बराबर 3 - 4n तो T5 क्या होगा। ठीक, T5 क्या होगा, तो T5 क्या हो जाएगा, देखिए टी की यहाँ पर 5 रख देंगे बराबर 3 - 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा 3 - 20, तो क्या आ जाएगा यहाँ से -17। -17 कौन से ए ऑप्शन में है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा -17, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए इसी प्रकार देखिए 35 नंबर का प्रश्न हमारा है। देखिए यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 17, -5n है तो इसका सर्वांतर होगा। कह रहा है कि समांतर श्रेणी का सामान्य पद क्या है, ये है 17 - 5n, तो इसका सर्वांतर क्या होगा। सर्वांतर इसका यहाँ से हम समीकरण को इसको हल करके हम ज्ञात कर देंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही हम आपकी वीडियो लेकर आते रहते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का इसका एक जो फार्मूला होता है उसको लगाएंगे तो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, उसी प्रकार देखिए अगला प्रश्न यदि 18, x, y, -3 समांतर श्रेणी में तो x + y ज्ञात कीजिए। ठीक, x + y क्या होगा ये ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ सर्वांतर हम निकाल लेंगे, a3 माइनस क्या कर लेंगे, a3 - a2 बराबर a2 - a1 करेंगे तो यहाँ से हम समीकरण हमें बन जाएगा और आंसर आ जाएगा। कह रहा 38 ए भी पूरा कोण होंगे, ए भी पूरा कोण होते हैं तो उसमें कंडीशन क्या होती है उसको हम चेक कर लेंगे और इसका राइट आंसर मार देंगे यहाँ से। उसी प्रकार देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि cos स्क्वायर 27 अंश माइनस साइन स्क्वायर 63 अंश। ठीक, तो इसका मान क्या होगा। ठीक, तो यहाँ से जो साइन ए माइनस यहाँ से 90 - थीटा वाला फार्मूला का यूज कर लेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा सत्य है जब थीटा बराबर क्या होगा, जब सत्य होगा। तो यहाँ से देखिए हम इसको मान रखकर चेकआउट कर सकते हैं तो उसके बाद हम इसको हल कर देंगे। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, अगला यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो tan थीटा क्या होगा। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है लंबटे कण होता है। तो लंब है कण है तो आधार क्या आ जाएगा, आधार आपका आएगा 3 आएगा, आधार 3 आएगा। 3 आने के बाद देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है ये होता है लंबटे आधार। क्या होता है, लंबटे आधार। तो लंब क्या है आपका, लंब है आपका 4, आधार है 3 तो 4/3। तो इसका आंसर देखिए क्या आएगा, यहाँ से इसका आंसर निकल के आ जाएगा आपका 4/3, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए यदि tan थीटा बराबर कह रहा है यदि tan थीटा बराबर से 1/√7 तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ से अगली भुजा हम ज्ञात कर लेंगे और अगली भुजा ज्ञात करने के बाद इस समीकरण को हम रख कर यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, बड़े जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ से 3 cot स्क्वायर 60 अंश बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 3 को हम पहले भूल जाएं, cot 60 tan 60 अंश का मान क्या होता है, tan 60 अंश का मान होता है √3। तो
क्या हो जाएगा, काट 60 का क्या हो जाएगा 1/√3। ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, देखिए 3 यहाँ से क्या आएगा 1/3। ठीक, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 3। ठीक, तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से निकल कर क्या आया हमें, यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है 3। 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 46 नंबर का प्रश्न ये था, देखते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, 46 नंबर का प्रश्न ये है कि cos 1 अंश इंटू cos 2 अंश प्लस cos 3 अंश, तो इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले पर रखेंगे तो उसका आंसर ज्ञात कर लेंगे। 47 का देखिए -2 सेक स्क्वायर माइनस का 2 सेक स्क्वायर ए बराबर क्या आएगा। ठीक, तो यहाँ से भी इसको हम हल कर लेंगे। ठीक, फार्मूले का लगाकर। उसके बाद देखिए हमारा 48 नंबर का प्रश्न, ए साइन एक्स बराबर 1 तो बी कॉस एक्स बराबर 1 तो कॉट एक्स बराबर क्या होगा। ठीक, देखिए इसको हम हल कर लेते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, बी कॉस एक्स। ठीक, यहाँ से एक साइन एक्स। ठीक, साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा, बी अपान ए टेन एक्स। टेन एक्स हो जाएगा। ठीक, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा, देखिए ध्यान से, बी अपान ए टेन एक्स। टेन एक्स, टेन एक्स नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, बी अपान क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ से हो जाएगा बी अपान ए कॉट एक्स। कॉट एक्स बराबर क्या आएगा, 1। ठीक, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉट एक्स बराबर आ जाएगा आपका ए अपान बी। ए अपान बी आपका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ से कौन सा ऑप्शन आपको मैच खा रहा है, तो ए अपान बी, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ से साइन का है, साइन स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ से इसका आंसर क्या होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 45 अंश माइनस 1। साइन 45 अंश का देखिए, साइन 45 अंश का मान क्या होता है, साइन 45 अंश का मान जो होता है ये होता है 1/√2। ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे, कहने का मतलब 1/2 आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 45 अंश का वही मान होता है 1/2 आ जाएगा, बराबर -1 है। ठीक, इसका देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इसको देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे तो क्या आएगा 2, यहाँ से एलसीएम 2 आएगा तो यहाँ से 2/2 -1 आएगा, तो 1 - 1 बराबर 0। इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आप इसको हल करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि -tan स्क्वायर ए प्लस 1/1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, जब फार्मूले में तोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि देखिए कॉस 60 अंश अपान साइन 60 अंश इंटू टेन 60 अंश बराबर क्या आएगा। इसको हम जब सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए कॉस 60 अंश साइन 60 अंश, यहाँ से क्या हो जाएगा, हमको यहाँ से मिल जाएगा टेन 60 अंश इंटू टेन 60 अंश, टेन स्क्वायर 60 अंश। ठीक, टेन स्क्वायर 60 अंश हो जाएगा। जब टेन स्क्वायर 60 अंश हो जाएगा, टेन का साइन 60 अंश का मान क्या होता है, √3 होता है, तो √3 की स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, देखिए इसका राइट आंसर जो आएगा 3। 3 कौन से ऑप्शन में है, 3 कोई ऑप्शन में नहीं है, 3 कोई ऑप्शन में है। देखिए यहाँ से क्या आएगा, देखिए यहाँ से टेन स्क्वायर टेन 60 अंश का मान क्या होता है, 1/tan 60 अंश का मान √3 होता है। देखिए इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका हमारा आंसर आएगा। ठीक, इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। देखिए कैसे करते हैं, देख ही लेते हैं। कॉस 60 अंश, यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट 60 अंश होगा इंटू यहाँ पर टेन 60 अंश। ठीक, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 1/tan 60 अंश इंटू 1/tan 60 अंश, टेन 60 अंश, टेन कैंसिल आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका, यदि कॉसेक फाई माइनस कॉट फाई बराबर वाई तो कॉट फाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से हमारा हो जाएगा, देखिए कॉट, तो यहाँ से इसको हम कॉट को साइन कॉस में चेंज करके उसको हम जब हल करेंगे तो इसको यहाँ से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है कि 54 कॉसेक 30 अंश का मान क्या होगा। कॉसेक 30 अंश का मान क्या होगा, देखिए कॉसेक 30 अंश का जो मान होता है वो साइन 30 अंश के उल्टा होता है।
कॉसेक 30 अंश का मान क्या होता है, वो साइन के उल्टा होगा। कहने का मतलब साइन कास का होता है और कॉसेक सेक का होगा। क्या होगा, कॉसेक सेक का होगा। सेक 30 अंश का मान होगा। सेक 60 अंश का मान देखिए कहीं पर है, सेक 60 अंश, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे साइन क्या होता है, साइन 30 अंश का मान जो होता है वो होता है कॉस 60 अंश का मान। उसी प्रकार देखिए जो कासेक होगा, कासेक 30 अंश का मान वो हो जाएगा सेक 60 अंश का मान। ठीक, तो ये दोनों आमने सामने एक दूसरे के क्या भी होते हैं, विपरीत होते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर सेक 60 अंश, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ से 2 क्या है, 2 cos 3 थीटा बराबर 1। देखिए कॉस के फॉर्म में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो देखिए साइन cos 0 अंश की, क्या cos 0 अंश की, cos 0 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा। ठीक, cos से cos यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3a बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से a बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। a बराबर क्या आने वाला है, यहाँ पर ऐसा कुछ आने वाला है। ठीक, तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें इसका आंसर मिल जाएगा। अगला अपन देख लेते हैं 56 नंबर का है, 20 साइन a बराबर है तो cos b बराबर क्या होगा, इसको भी हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए ये 57 नंबर का प्रश्न है, यदि tan a प्लस cot a बराबर 2 तो tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a क्या हो जाएगा, ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ से क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ से देखिए tan a प्लस cot a क्या कर देंगे, इनका होल स्क्वायर लगा देंगे फार्मूला, वहीं से इसको हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक, tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a मान। उसके बाद कह रहा किसी चतुर्थांश आ गया, किसी चतुर्थांश में भुज के कोटि के दोनों ऋणात्मक होते हैं। ठीक, ये होते हैं। किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं। देखिए चतुर्थांश हमारा जो होता है, चतुर्थांश ये क्या होता है, यक्स होता है, ये एक्स बार होता है, ये वाई डैश होता है, ये वाई होता है। ठीक, देखिए इधर ऋणात्मक होता है, इधर ऋणात्मक होता है। ठीक, और इधर धनात्मक, इधर ऋणात्मक, इधर धनात्मक, इधर धनात्मक। तो कह रहा है चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं। भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होंगे भाई प्रथम चतुर्थांश में। क्या किस में होंगे, प्रथम नहीं सॉरी, देखिए यहाँ पर कैपिटल वाई रहेगा, यहाँ पर वाई डैश रहता है। ठीक, देखिए यहाँ पर प्रथम द्वितीय चतुर्थांश होगा। इसका चतुर्थांश बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 59 बिंदुओं यहाँ पर देखिए बिंदु दे रहा है कि बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है। देखिए अंडर रूड होता है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक, इसी फार्मूले पर हम लगा देंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है कि x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है इसको, देखिए थ्योरम है, यहाँ से हम इसको पढ़ना पड़ेगा तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक, इसको भी। अगला प्रश्न है कि एक बिंदु P इतना और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य की नियमांकन क्या होगा। ये रेखाखंड है, इसको मिलाने वाले बिंदु का केंद्र क्या होगा, केंद्र पर बिंदु कौन सी होगी, इसको ज्ञात करना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि मूल बिंदु क्या है, मूल बिंदु r इतने से दूरी है, क्या है, दूरी है, इतना मान ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक, अगला प्रश्न है 63 नंबर का, यदि बिंदुएं 1,2 -5,6 तथा 1,-2 संरेखीय तो 1 का मान क्या होगा। देखिए संरेखीय तो इसका जो फार्मूला होता है उस फार्मूले को लगाएंगे, बराबर 0 रख देंगे संरेखीय फार्मूले पर, तो यहाँ से ज्ञात आ जाएगा। ठीक, ज्ञात हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि रेखा y बराबर c1 है। क्या हो, रेखा y बराबर c1 का आलेख निम्न बिंदु द्वारा होकर गुजरेगी। y बराबर c1 रखा जाए तो क्या होगा, किस आलेख से होकर गुजरेगी, इसका मान ज्ञात करना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि y अक्ष से बिंदु क्या है, y अक्ष से बिंदु P4,6 की दूरी होगी क्या, y अक्ष से बिंदु। ठीक, चलिए इसको मान समीकरण में हम रखेंगे, जो दूरी का फार्मूला होता है उस फार्मूले पे रखने के बाद हमें आंसर ज्ञात आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, बिंदु A, B, यह C, D को मिलाने वाले रेखाखंड AB
को लेमडा अनुपात 1 में अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले के नहीं, तो इसका फार्मूला होता है भाई, इस फार्मूले पर यूज करेंगे आप, तो फार्मूले से इसका आंसर ज्ञात हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि किस वृत्त के व्यास के सिरों पर निर्देशांक कितना और इतने इसके केंद्र का निर्देशांक करेंगे। देखिए निर्देशांक ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है उस फार्मूले को यहाँ पर पुट करेंगे, पुट करने के बाद आंसर डालेंगे। अगला प्रश्न एक त्रिभुज का निकेंद्रक 4,0 है और उसके शीर्ष 3,4 है, 5,6, तो इसके तीसरा शीर्षक हो गया। ठीक, एक त्रिभुज कह रहा त्रिभुज, ठीक, केंद्रक यहाँ पर दिया हुआ है, 2 शीर्ष यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक, यहाँ पर दिए हुए, तो ये शीर्ष आपको, ये वाला शीर्ष आपको ज्ञात कर लेना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि बिंदु इतने के पाद स्थित हैं। बिंदु देखिए, बिंदु कहाँ पर स्थित है, देखिए हमारा डायग्राम क्या होता है, ये जो होता है वाई डैश होता है, वाई होता है, एक्स डैश होता है, ये एक्स होता हमने अभी बताया भी था। ठीक, तो यहाँ पे देखिए -5/2, देखिए इधर जो होता है एक्स होता है, -5/2 इधर है कहीं पर। ठीक, और 4 क्या है प्लस में, तो इधर देखिए पाद बिंदु क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश में। यहाँ पर अगर आप बन रहा है कुछ तो प्रथम चतुर्थांश इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ये ऑप्शन राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं की कोट क्या होता है। एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोट क्या होता है। एक्स अक्ष पर सभी बिंदु, देखिए हमारा ये होता है एक्स अक्ष, क्या होता है, यही होता है हमारा एक्स अक्ष। तो सभी बिंदुओं का जो कोटि होता है क्या होता है, इधर क्या होता है, प्लस होता है, इधर माइनस होता है। ठीक, तो यहाँ से हम कोटि निर्धारण कर सकते हैं। एक तो त्रिभुज में त्रिभुज दिया हुआ, त्रिभुज के कुछ कोण मान दिए हैं। देखिए यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है तथा कोण ए बराबर 42 तो कोण क्यू बराबर 84, तो सी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इस प्रकार हम त्रिभुज के प्रमेय से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा यदि पी त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर, तो क्यू बराबर क्या होगा, इसका मान ज्ञात कर लेना है। ठीक, अगला प्रश्न है कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, जैसे ए डी लंब बी सी, तो सी डी ए डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर क्या होगा, इसका मान ज्ञात कर लेना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी ई क्रमशः भुजाओं ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार हैं कि ये दूसरे के अनुपात में विभाजित करता है। ए का मान ज्ञात करना, त्रिभुज के परिमेय से हम निकाल लेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है समबाहु, क्या है समबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण की माप क्या होगी। समबाहु समकोण त्रिभुज के प्रत्येक न्यून कोण की मान क्या होगी, इसका मान ज्ञात कर लेना। ठीक, अगला प्रश्न 2 समकोण त्रिभुजों की ऊंचाइयाँ, 2 समकोण त्रिभुज हैं जिनकी ऊंचाइयाँ 7 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना। ठीक, यहाँ से त्रिभुज वाला फार्मूला लगाकर हम ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि इतने सेंटीमीटर क्या है, 4.5 सेंटीमीटर वृत्त वाले त्रिज्या पर खींची गई 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिए एक त्रिभुज है क्या, ठीक, एक क्या है, एक वृत्त है और इतना 4.5 है, 4 ठीक, समांतर खींची गई 2 रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी, यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, कितनी, किसी बाह्य बिंदु से अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक, अनगिनत। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि ओ केंद्र वाले वृत्त पर पी ए तथा पी बी 2 स्पर्श रेखाएं तो इस प्रकार इतना है क्या, तो कोण ए ओ, देखिए एक वृत्त है, ठीक, एक वृत्त है, कह रहा ओ केंद्र ओ है और पी ए तथा पी बी 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, पी ए तथा पी बी। ठीक, यहाँ से देखिए 2 स्पर्श रेखाएं खींचो। ठीक, मान लीजिए यहाँ पर स्पर्श रेखाएं आकर जोड़ रही हैं। ठीक, तो क्या कह रहा है ए पी बी ए हो गया, ए बी हो गया, ए पी बी पी हो गया, ए पी बी ये कोण कह रहा, ठीक, 50 अंश। ठीक, तो कह रहा ए ओ बी ये कोण क्या होगा, इसका दुगना होगा, यहाँ पर 100 होगा, 100। यहाँ पर देखिए कोई आंसर है नहीं, ये 100 ये होगा, 100 कोण ये होगा, ये 50 है तो ये 100, जब ये 100 हो जाएगा तो ये घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, देखिए 100 हो जाएगा, तो इससे कुछ इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रश्न हैं। तो इस प्रकार के आज हम इतने ही प्रश्न देखेंगे, इतने ही प्रश्न, बहुत सारे इतने प्रश्न हैं। चलिए कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी क्या होगी, इस प्रकार का प्रश्न भी आता है। ठीक, तो ये सब प्रश्न हैं। हमने लगभग 80
MCQ प्रश्न को हल किया। देखिए प्रायिकता का भी प्रश्न है, 2 सिक्कों के उछाल आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक, प्रायिकता क्या होगी उछालने के लिए, उसका आंसर आपको क्या करना है, आंसर आपको देना है। ठीक, तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने बिहार बोर्ड का जो पेपर है इसके लिए मैंने बहुत सारे MCQ प्रश्न को सॉल्व किया है। तो ये MCQ आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं प्रश्न। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज का पेपर कैसा आएगा इसका सलूशन हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। तो आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आपको यह सेशन कैसा लगा, कि आप तैयार हैं और क्लासे के लिए, तो बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।